नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट देते हैं। साथ ही आपको बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी देने की कोशिश करते हैं। बाजार का माहौल कैसा भी हो, लेकिन आपको कैसे रणनीति बनाने हैं, ये बनाने में हम आपकी मदद करते हैं। सबसे पहले आपको आज की कुछ बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई हैं, वो बता देते हैं। गोल्ड की अगर बात करें तो कल की भारी तेजी, जोरदार तेजी के बाद आज भारी गिरावट दिख रही है। 700 रुपए से ज्यादा एमसीएक्स पर भाव टूट गए हैं। कॉमेक्स पर भी $1910 के नीचे अब कॉमेक्स गोल्ड आ चुका है। चांदी की बात करें तो आज 1500 रुपए तक की गिरावट एमसीएक्स में दिख रही है। कल 3000 रुपए से ज्यादा की तेजी दिखी थी। क्रूड की बात करें तो ब्रेंट में आज भी तेजी है, 2% से ज्यादा की तेजी है, लेकिन एमसीएक्स पर आज दबाव है। करीब 2% नीचे एमसीएक्स क्रूड है, वहीं ब्रेंट में 2% की तेजी है और भाव अभी भी $102 के आसपास है। नेचुरल गैस नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट है उस पर जर्मनी ने बैन फिलहाल लगा दिया है। ये एक सपोर्टिव खबर है नेचुरल गैस के मार्केट को लेकर। इससे यहां पर सप्लाई की दिक्कतें हो सकती है। कॉपर की अगर बात करें तो ग्लोबल संकट और क्रूड में जिस तरह की तेजी दिख रही है उससे यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। जिंक पावर संकट से, एनर्जी क्राइसिस से यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आज के सत्र में आधे % से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। निकेल, रूस से सप्लाई घटने की चिंता निकेल पर भी हावी है और एल्युमिनियम पर भी हावी है। ये दोनों के लिए ये एक सपोर्टिव फैक्टर है। तो ये बात हुई नॉन एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में अगर बात करें तो मेंथा, जहां पर कल की तेजी के बाद आज यहां पर मुनाफा वसूली दिख रही है। करीब करीब 1% की गिरावट यहां पर दिख रही है। 1000 के आसपास मेंथा एमसीएक्स पर कारोबार कर रहा है। कॉटन कम उत्पादन से यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। हल्की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। हल्दी कल भारी गिरावट, लोअर सर्किट भी दिखा 6% का और आज 1% से ज्यादा की तेजी हल्दी के वायदा में। जीरा पूरे ही एग्री मार्केट में आज लीड कर रहा है। 3% तक की तेजी यहां दिख रही है। कल की बिकवाली के बाद अब निचले स्तरों पर खरीदारी है, क्योंकि ओवरऑल फंडामेंटल है वो अभी भी मजबूत है। धनिया आज अच्छी तेजी के साथ यहां भी कारोबार हो रहा है। 2 से 2.5% की तेजी हम धनिया के काउंटर में दिख रहे हैं। कैस्टर अच्छी तेजी है, 6900 रुपए के ऊपर है, 1.25 से 1.5% की तेजी है और ग्वार कल बिकवाली के बाद आज खरीदारी है। लेकिन चलिए अब वापस से लौटते हैं गोल्ड बुलियन मार्केट को लेकर, जहां सबसे ज्यादा एक्शन इस पूरे ही ग्लोबल सिनेरियो में देखने को मिल रहा है। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सोम सुंदरम पीआर साहब हैं, रीजनल सीईओ इंडिया हैं, WGC के, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, गोल्ड के लिए अभी काफी सपोर्टिव एनवायरनमेंट है। हालांकि कल बड़ी तेजी के बाद आज हम यहां पर दबाव जरूर देख रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल अगर डिमांड सिनेरियो की अगर बात करें, जो मौजूदा माहौल है, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है? क्या डिमांड आगे और भी बढ़ने वाली है? आप लोगों का जो पुराना अनुमान है 2022 के लिए, उसको आप ऊपर की तरफ रिवाइज करेंगे क्या? अभी we will not be revising it. Yes, prices have jumped because this is led by certain events. We will have to wait and watch. Clearly, at this moment, gold is relatively an attractive class. It has become more attractive than the others, and it will remain till we get clarity on what's going to happen post this event. The event itself will cause a lot of volatility, but post the event, what happens? Inflation, oil price. Everything will depend on everything will depend the gold demand. ओके सर, अगर यूएस फेड आउटकम पर भी अगर नजर डाले, हालांकि अब उसकी पॉसिबिलिटी काफी कम हो गई कि रेट हाइक मार्च में यूएस फेड कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो अभी करंट सिनेरियो है, अगर उसको भी अगर डिस्काउंट किया जाए तो क्या, हाउ डू यू सी द डिमांड फॉर द बेस मेटल्स टू पैन आउट इन 2022, सर? Certainly there are now doubts being raised about the rate increase, and if that doesn't happen, clearly that is also a very positive thing for gold. And if that happens, you will see investors again coming back. But what happens to the gold price will also, if it starts rising, then consumers will stay back to see whether they should buy at these prices or not. So that is the point. The investors, ETFs, others may probably buy more, and consumers will wait and watch to see if the prices will soften further.
तो यहाँ पे मौके देख लेंगे, लेकिन कंज्यूमर्स यहाँ पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी करेंगे, क्योंकि जिस तरह की अनसर्टेनिटी है, एक तो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन, दूसरी तरफ यूएस एफओएमसी की बैठक जो मार्च में होने वाली है 15-16 मार्च को, वहाँ पर किस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। तो डेफिनेटली वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। सर, अगर आप एक डिमांड को देखते हुए प्राइस एक्सपेक्टेशंस आपको पूरे साल के लिए क्या लग रहा है, वो अगर क्वान्टिफाई कर पाए आप। Year also, given all that is happening, 800 tons looks to be 800 to 850, as I mentioned in my previous call, seems to be the level that we should be expecting. But if prices rise very sharply in Indian rupee, then we may have to revise it. But it all depends quite a bit on what happens to price in the first half and what happens to monsoons. And so it's not just one factor. And if monsoons are very good, again, you will have rural demand coming back in a big way. Because last year, we saw the urban demand come back, but not the rural side. So we are expecting that to show up in 2022. But it will also be affected by how the prices move. They move very sharply up. You may see that softening. इसलिए कि माहौल इस तरह का है, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो और दोनों तरफ के मूवमेंट भी ऐसे माहौल में आ सकते हैं। सर, अब आखिरी सवाल ये होगा कि हाउ डू यू सी द ग्लोबल सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्ड टू दिस गोइंग अहेड, मतलब जिस तरह का सिनेरियो है, और साथ ही गोल्ड ईटीएफ डिमांड को लेकर इंडिया और ग्लोबली इन दोनों जगह का सिनेरियो आप किस तरह का सेंस कर रहे हैं? Well, as central banks have been buying gold for 12 years in succession. Last year also they bought a high quantity, 463 tons, which was 82% above 2020. We believe that central bank buying will continue, definitely, and it has already proven that what they have been doing all these years is very good, because in a situation like this, it protects the reserves. When it comes to the ETFs, as I said, we will have to see how the price movements happen. We believe it will be very positive. Again, the investors will come back for the price action. But we have to wait and watch these 15 days, 20 days, what happens in the war between Russia and Ukraine. We have to wait and watch. So after that, we will see the reactions getting firmer. पीआर साहब ने बिल्कुल साफ कर दिया है, एक एनालिस्ट नहीं है, ये डब्ल्यूजीसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरह के एनवायरनमेंट है, ऐसे माहौल में आप प्राइस एक्शन के लिए ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स या जो कंज्यूमर है वो डेफिनेटली इनको वेट करना चाहिए, क्लैरिटी आने दीजिए, फिर आप उसके बाद डिसीजन ले। शुक्रिया सोमसुंदरम साहब, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए, शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ अब तरुण सत्संगी जी भी हैं, ओरिगो ई मंडी के, और जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से। आप दोनों में भी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले तरुण जी, गोल्ड और सिल्वर को लेकर आपको क्या लग रहा है? जिस तरह का वॉलेटाइल एनवायरनमेंट है, क्या करना चाहिए अभी? क्या नहीं ट्रेड करना, नुकसान को बचा लेना ज्यादा सही है ऐसे माहौल में? हाय, गुड मॉर्निंग विष्णुमोहन जी, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। कल हमने देखा गोल्ड नवंबर 2020 से हाईएस्ट लेवल पर पहुंचे और 1976 का हाई पर ऑन्स कॉमेक्स में लगाया, एंड हमने देखा विद इन 12 आवर्स ऑलमोस्ट $90 का करेक्शन दिया एंड प्राइसेस ने लो बनाया 1884 का। एज ऑफ नाउ 1905 के आसपास चल रहा है। अभी वॉलेटिलिटी जो हाइटेंड है, दैट वुड बी न्यू नॉर्मल फॉर सम डेज नाउ, और ऐसे में आई थिंक ट्रेडर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एनीथिंग वुड हैपन ईदर वे। अभी बहुत अनसर्टेनिटी है मार्केट में, वी डोंट नो कि ये इशू कितना लंबा चलने वाला है, इसका रिपरकशन क्या होने वाला है। बट अगर मैं प्राइस सेंटीमेंट की बात करूं, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली लास्ट 17 ईयर से प्राइसेस को देखता हूं, कल का जब तक कि हाई नहीं कटेगा कॉमेक्स में 1976.5, तो तब तक फर्दर रैली नहीं आएगी, और अगर कल का लो 1884 के नीचे अगर प्राइस स्लिप करता है, तो आई थिंक चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन कुछ भी हो, शॉर्ट टर्म टॉप बन जाएगा, गोल्ड में करेक्शन आ सकता है। बट वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, वी नीड टू हैव अ चेक ऑन यूक्रेन रशिया इशू, एंड वहां पे जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगे वैसे वैसे हम रिएक्शन आते हुए देखेंगे। सो लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज देयर, स्मार्ट मनी शुड नॉट बी एक्चुअली पुट नाउ एज ऑफ नाउ इन द गोल्ड, क्योंकि अल्टीमेटली वंस दिस इवेंट वुड बी ओवर, क्योंकि ऐसा है नहीं कि लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है, once again
इंडियन जो सेफ हेवन डिमांड है वो रिड्यूस होगी, अगर वो रिड्यूस होगी तो प्राइसेस में लेटर करेक्शन आएगा। ऑलरेडी इट हैज जंप्ड अ लॉट। बिल्कुल सही कहा आपने। और सोम सुंदरम साहब एक एनालिस्ट नहीं होते हुए भी इन्होंने भी साफ आगाह किया है, जिस तरह के प्राइस एक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, आप एक बड़ी तेजी अगर ऊपर की तरफ फंस गए, आपने वहाँ शॉर्ट कर लिया है, या नीचे भी ऊपर में आपने बाइंग भी कर ली और नीचे भाव बहुत ज़्यादा नीचे आ गया तो फंसने का डर है। ऐसे में कोशिश करें, अगर ट्रेड ना करें, अगर रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं चाह रहे हैं, तो दूर रहने की सलाह ही ज़्यादातर एक्सपर्ट दे रहे हैं। जतिन, आप क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए करंट लेवल्स पे, आपको क्या लग रहा है? देखिए विषम जी, ये जो पूरा है गोल्ड का जो सिनेरियो, उसने पिछले 2 दिनों में, मतलब कल का और आज का दिन अगर हम पूरा कैलकुलेट कर ले तो रशिया और यूक्रेन की जो स्थिति है उसको पूरा का पूरा एक यू टर्न मार के पूरा खत्म कर दिया इवेंट। मतलब यहाँ पे कल जिस तरह से जितनी तेजी उसने दिखाई थी फर्स्ट हाफ में, उसके बाद शाम के टाइम पे इवनिंग सेशन में जितना प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला, और आज फिर से एक गैप डाउन ओपनिंग है, तो पूरा ही इवेंट को जो है उसने न्यूट्रल कर दिया है। क्योंकि जहां से हम शुरू हुए थे तकरीबन 50,500 के पास था 2 दिन पहले, वहीं पे वापस से ऑलमोस्ट आके प्राइसेस जो उस तरफ में मुड़ रहे हैं। तो ये इवेंट को अगर प्ले करने के हिसाब से देखने जाएंगे तो वो ट्रेडर्स ने जो भी है वो इंट्राडे में कर लिया है। अब इस इवेंट को साइड में रखते हुए गोल्ड की जो एक्चुअल पोजीशन है उसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। मुझे लग रहा है $1900 अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन है कॉमेक्स के अंदर, और फेडरल रिजर्व की जो स्टेटमेंट और जो पॉलिसी है मार्च महीने की, उस पर फोकस रहेगा अब, क्योंकि ये इवेंट का जो एक वर्स्ट सिचुएशन होना चाहिए था वो आई थिंक अभी गोल्ड के हिसाब से उसने प्राइसिंग कर लिया है। अब मुझे लग रहा है स्थिति जो है वो 2-4 दिनों में थोड़ी बहुत स्टेबल होनी चाहिए, रशिया और यूक्रेन के बीच की जो तनाव है। हैविंग सेड सो, गोल्ड के लेवल्स अगर हम इम्पोर्टेंटली एमएसएक्स पर मार्क करें तो 50,000 एक वैसे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर था उसके लिए। जैसे ही उसने 50,000 के लेवल्स लास्ट वीक में क्रॉस किए, उसके बाद 50,000 के नीचे क्लोजिंग देना बंद कर दिया था उसने। जब भी 50,000 के नीचे आ रहा था तुरंत सपोर्ट आ रहा था। तो अभी मुझे यही लग रहा है 50,000 के लेवल्स एक बार जरूर टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। ओके ओके, हायर लेवल्स पे 51,400 एक रेजिस्टेंस प्ले करना चाहिए। तो 50,000 से लेके 51,500, ये 1,500 पॉइंट की रेंज जो है मुझे लग रहा है तो इसके अंदर ट्रेड करना देखने मिलेगा। नेक्स्ट ओके ओके जतिन, अगर बहुत ही अनयूजुअल इन्वायरमेंट है तो कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर ट्रेड हो, क्योंकि हमने कल देखा बहुत सारे एक्सपर्ट्स आके बाइंग की सलाह दे रहे थे ऐसे ऊपर के लेवल पे जहां पर आप भी नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। ऐसे एनवायरनमेंट में अगर हम बाइंग की सलाह देंगे तो फंसने का डर रहता है। तो सोच समझ के, या तो ट्रेड नहीं भी स्ट्रेटजी दें कोई बात नहीं, हम आउटलुक की भी चर्चा कर लेंगे कि आगे क्या सिनेरियो रह सकता है, ऐसी बातें भी कर लेंगे। तो मुझे लगता है सोच समझ के ऐसे करंट भाव पे आप किसी भी एक्सपर्ट्स को कॉल देना चाहिए। तो चांदी में क्या करना चाहिए? चांदी में जो आज जो गिरावट आई है, इस गिरावट पे क्या आपको लग रहा है कि और यहां से गिरावट फर्दर आ सकती है, या आप करंट लेवल पे आप खरीदारी कर लेनी चाहिए? जतिन जी। जतिन, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आज की जो गिरावट चांदी में आई है, आपको क्या लग रहा है? ट्रेंड अब फिर से गिरावट की तरफ जा रहा है, तो हमें बेच कर जाए या खरीदे नीचे के लेवल पर? इसमें जी चांदी में भी वॉलेटाइल ट्रेंड रहेगा। जैसे मैंने गोल्ड का रेंज बताया है 50,000 से लेके 51,500, ये जो रेंज है उसके अंदर ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा। मुझे लग रहा है चांदी के अंदर भी रेंज जो है वो लोअर एंड पे 64,000 के आसपास एक सपोर्टिव जोन है, और हायर एंड पे मुझे लग रहा है 65,500 एक रेजिस्टेंस प्ले करते हुए देखने मिलेगा। तो ये जो रेंज है उसके अंदर प्ले करते हुए देखने मिलेगा चांदी का मार्केट जो है वो। करंट सिचुएशन के हिसाब से मुझे लग रहा है ट्रेंड थोड़ा सा बेयरिश है। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी फेवरेबल लग रही है मुझे। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी के साथ उसके अंदर ट्रेड करना चाहिए चांदी के अंदर। तकरीबन 64,300 के लेवल्स जो हैं वो एक सपोर्टिव जोन है इंट्राडे के लिए। तो अगर उसके नीचे ब्रीच करता है पहले और राइज नहीं मिलता है तो सेल ऑन बॉटम, मतलब जब लेवल्स ब्रेक करते हैं, ब्रेकडाउन मिलता है, उसके बाद भी सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो करंट प्राइस जो है 64,700 का रहेगा, और जो टारगेट रखना है 63,500 का रखना है। बहुत ही हाईली रिस्की मार्केट रहेगा फॉर द नेक्स्ट वीक और सो। तो स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें, और अगर बन सके तो ट्रेड अवॉइड भी करें। वेट एंड वॉच करें, लेवल्स को देखें कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा।
यानी स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखिए कि जिस तरह ऐसे माहौल में काफी तेजी से आपके स्टॉप लॉस भी करते हैं, अगर बहुत नीचे भाव आ गए स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आप फंसने का भी डर रहता है। चलिए बात कर लेते हैं एनर्जी मार्केट की। क्रूड और नेचुरल गैस, यहां पर भी काफी एक्शन दिख रहा है। नेचुरल गैस हालांकि आज के सत्र में 3% से ज्यादा की गिरावट एमसीएक्स पर दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट में भी आज गिरावट है। पूरे एनर्जी मार्केट को लेकर आपका आउटलुक क्या है तरुण जी? एक्चुअली शॉर्ट टर्म में वेरी टफ टू से एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में प्राइसेस जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सब्सटेंशियल चंक ऑफ रैली वी हैव सीन। ऑयल के प्राइसेस 2014 के बाद में फर्स्ट टाइम $100 को कल टेस्ट किया, बट साइमल्टेनियसली टू काम डाउन द सिचुएशन यूएस प्रेसिडेंट ने बोला कि वो पेट्रोलियम रिजर्व से ऑयल इन्वेंट्रीज को निकालेंगे टू काम डाउन द सिचुएशन। साइमल्टेनियसली ये भी क्लियर किया सैंक्शन जो रशिया पे लगाई जाएगी वो ऑयल के ऊपर नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि रशिया करीबन 7 से 8% एक्सपोर्ट करता है क्रूड ऑयल का एंड नेचुरल गैस का तकरीबन 25% करता है। अगर सैंक्शन इन पर लगता है तो सर्टेनली वर्ल्ड के लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगा। तो ये जो उन्होंने डिसीजन लिया उसके बाद में हमने देखा कि $100 पे जो ऑयल के प्राइस चल रहे थे वो स्लिप होकर $92 तक आए थे। आई थिंक मैं थोड़ा वेट करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि हाइटेन वॉलेटिलिटी है। आई डोंट वांट टू एक्चुअली प्लेस any side directional trade as of now. I would like prefer to dust to settle down first, then accordingly मैं इसमें further view बनाऊंगा। बट अगर नॉर्मल मार्केट की सिचुएशन होती तो सर्टेनली डिमांड साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओपेक सप्लाई बढ़ा नहीं सकता, तो अगर वो सिचुएशन होती तो मेरा जो बायस रहता वो अपसाइड में रहता। बट अभी ये जैसे ही डस्ट सेटल होगा देन वी विल कम अप विद न्यू व्यू एंड अकॉर्डिंगली वी विल प्लेस आवर इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये व्यू है एनर्जी मार्केट पे तरुण जी का। अभी दूर रहने की सलाह दे रहे हैं जितने भी ट्रेडर हैं जो चाह रहे हैं एंट्री करना। तो जतिन, आप क्या व्यू देंगे एनर्जी मार्केट में? आपको लग रहा है कि कोई ट्रेड यहाँ पे बन रहा है या आप भी दूर रहने की सलाह देंगे क्रूड और नेचुरल गैस पर? हालांकि एडवाइस तो यही है कि इतने फ्लक्चुएशन मार्केट में थोड़ा अवॉइड करना ही बेटर ऑप्शन है। अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो डेफिनेटली क्रूड के अंदर जो है वो थोड़ी बहुत बिकवाली करके चल सकते हैं। आज जिस तरह से हायर लेवल से एक प्रेशर बिल्डअप है क्रूड के अंदर, 7140 जो है मुझे एक रेजिस्टेंस प्लेस होता हुआ दिख रहा है मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल का एमसीएक्स पर। स्टॉप लॉस जो स्ट्रिक्टली बैठाना है वो 7200 का रखना है और लोअर लेवल्स पे 7000 के टारगेट्स रखने हैं। ओनली फॉर हाई रिस्क ट्रेडर्स ये कॉल रहेगा। जो मॉडरेट और सेफ ट्रेडर्स है उनको मैं बोलूंगा कि थोड़े दिनों के लिए अवॉइड करें क्रूड का मार्केट। इनफैक्ट सभी कमोडिटीज के अंदर हाईली रिस्क ट्रेडर्स है वही प्लेस करें अपने ऑर्डर्स विद स्टॉप लॉस। यानी जिनके पास रिस्क एपेटाइट है वो यहाँ पर ट्रेड करे। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। मेटल में जतिन जी कोई टॉपिक आज के लिए? अगेन विष्णु जी, जिस तरह से मार्केट है वॉलेटिलिटी ज्यादा है। कल के दिन अच्छी खासी बढ़त देखने मिली थी सभी कमोडिटीज में, फिर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिला इवनिंग सेशन में। तो मुझे लग रहा है थोड़ा और कंटिन्यू होगा कॉपर के अंदर। 770 के लेवल्स एक रेजिस्टेंस प्ले करते हुए देखने मिल रहे हैं कंटिन्यूसली। 776 के स्टॉप लॉस के साथ 755 से लेके 760 के टारगेट्स के लिए कॉपर के अंदर सेल की रणनीति है। अगेन मैं रिपीट करूंगा, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, ओनली फॉर हाई रिस्क ट्रेडर्स। चलिए एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। स्पाइसेस की सबसे पहले बात होगी। स्पाइसेस कल को लेकर आपका आउटलुक तरुण जी क्या है? कल हमने भारी गिरावट देखी, लोअर सर्किट देखे तीनों ही काउंटर में, टर्मरिक, जीरा और धनिया, लेकिन आज यहां पर अच्छी तेजी दिख रही है। अब क्या करना चाहिए? आपको लग रहा है फंडामेंटल्स मजबूत है, यहां पर खरीदारी का ही रुख रखना चाहिए? क्या सलाह देंगे? स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स के अंदर गिरावट आते हुए देखा, कहीं ना कहीं उसका कारण था रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है वही एक मेन रीजन था। अल्टीमेटली फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग थे, कल अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग था और आई थिंक वो कहीं ना कहीं ट्रांसलेट होते हुए देखा हमने स्पाइसेस के अंदर भी। बट फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा हुआ इन तीनों कमोडिटीज के अंदर भी, दो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। मैं सजेस्ट करूंगा कि कपल ऑफ डेज थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हाई से प्राइसेस ऑफ हुआ है, जीरा करीबन 2000 हुआ है, टर्मरिक और हमने कोरिएंडर में भी करेक्शन देखा है। तो आई थिंक 3-4 डेज के बाद में थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा एंड तब काम करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। बट नो डाउट जीरा बाय डिप्स रहेगा एंड साइमल्टेनियसली कोरिएंडर भी बाय ऑन डिप्स रहेगा। बस दिस डस्ट इज सेटल, सर्टेनली इसमें फर्दर रैली देखने को मिलेगी।
लेवल पे जो स्थिति है, सप्लाई की दिक्कतें बरकरार है, कम उत्पादन की संभावना है, उससे स्पाइसेस को तो यहाँ पर सपोर्ट मिलने ही वाला है। कॉटन को लेकर क्या सलाह देंगे आप तरुण जी? तरुण जी, कॉटन पर आपका आउटलुक। चलिए अब वापस से बात कर लेते हैं एडिबल ऑयल की। खाने के तेल को लेकर कल एक बड़ी बैठक हुई थी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संदीप बजोरिया जी हैं, सीईओ है सनविन ग्रुप के। सर, कल जो बैठक सरकार के साथ हुई थी, इंडस्ट्री के बड़े दिग्गजों के साथ, तो क्या कुछ निकल के आ रहा है? सरकार ने क्या इंडिकेट किया और क्या तैयारी है आगे चल के पूरे एडिबल ऑयल मार्केट के रिवाइवल को लेकर? देखिए, कल पीएम ने और एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर जी, पीयूष गोयल फूड मिनिस्टर और सब बड़े बड़े ऑफिशियल्स सब थे वहाँ, स्टेट्स के भी सेंटर के भी, और स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करी थी स्मार्ट एग्रीकल्चर पे, सस्टेनेबल स्मार्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर। उसमें ऑयल सीड का डेवलपमेंट का, प्रोडक्शन बढ़ाने का, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का भी बहुत बड़ा एजेंडा था। तो सब सुझाव उन्होंने ध्यान से सुने हैं और उन्होंने समझा इस बात को कि ऑयल पाम का तो 11,000 करोड़ कमीशन लगाया है, बाद में अभी सरसों और सोयाबीन का भी प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो ये लॉन्ग टर्म की बात है, अगले 3-5 साल का प्लान है। ये हमको आत्मनिर्भर भारत की तरफ जाना है। अभी हमारा इंपोर्ट जो हो रहा है वो 70% है और लोकल प्रोडक्शन 30% है। बिल्कुल, कम से कम हम 50-50 करें, और ये टारगेट अगले 50-50 करने का टारगेट जो है 2030 तक अचीव हो सकता है। ये प्लान बना है सर। लेकिन सर, प्राइस को लेकर क्या आउटलुक है? इंटरनेशनल मार्केट में लगातार रिकॉर्ड बना रहा है पाम तेल। सनफ्लावर को लेकर आप भी जानते हैं किस तरह की सप्लाई की दिक्कतें होने वाली है, और दूसरी तरफ सोयाबीन के भी भाव भी 2012 के बाद सबसे ऊपरी स्तर पर। ऐसे में क्या लग रहा है आपको प्राइस आगे? देखिए, अभी तो हालत ऐसा हो गया, क्रूड ऑयल की कीमत 100 छू गई थी। यूक्रेन रशिया का नया ये होने से तो जो सल्फर ऑयल, हमारा वर्ल्ड का 90% सल्फर ऑयल यूक्रेन और रशिया से आता है, तो इंडिया की भी वही हालत है। तो हमें तो अभी वहाँ सल्फर के शिपमेंट रुक गए, वेसल लोडिंग रुक गई है, पोर्ट ऑपरेशन रुक गए, प्लांट की वर्किंग रुक गई है। तो उस कारण से इसमें सल्फर में हमें 10 से 15 दिन का डिले मिनिमम होगा, और अभी वहाँ चीज नॉर्मलाइज होती है और वापस सब कुछ शुरू होती है तो हो सकता है 1 महीने में शिपमेंट वापस शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो एंजाइटी बनी हुई है। और इंडोनेशिया में भी वो 80-20 करके एक्सपोर्ट परमिट इशू नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे रीजंस, गवर्नमेंटल रीजन, जियोपॉलिटिकल रीजन, वेदर रीजन, साउथ अमेरिका का आ गया, लानीना का, इसके लिए प्राइसेस एस्ट्रोनॉमिकल हो गई है और हिस्टोरिकल हाई हो गई है। तो अभी इसका ये हमें जूझना पड़ेगा, इसके साथ कोई रास्ता नहीं है। कुछ दिनों तक तो जूझना पड़ेगा, शायद महीना 2 महीना में सिचुएशन थोड़ी वापस नीचे की तरफ आ जाएगी। यानी 1-2 महीने में स्थिति सुधरने की उम्मीद है। शुक्रिया बजोरिया जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया तरुण जी आपका, जतिन आपका।